उत्पाद आएगा, सबसे पहले जो अपने परिचित लोग हैं उनसे शुरुआत करें, उन्हीं से फिर आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम देखें तो किसानी में कोई भी फैमिली है, कोई भी परिवार है, तो वो किसान से ही जुड़ा रहता है किसी न किसी माध्यम से, है ना? जैसे उसकी शुरुआत अगर दिन से की जाए तो दूध से होती है, तो दूध भी वो किसान से ही लेता है, किसी न किसी लोग के माध्यम से लेगा या कहीं से भी आ रहा, मान लीजिए पैकेट में भी आ रहा तो किसान ही तो दे रहा है ना, सांची को, अमूल को, कहीं किसान जुड़ा हुआ है। तो दूध की शुरुआत भी किसान से होती है, उसके बाद में सब्जी हो गई, मसाले हो गए, अनाज हो गए। तो किसान भाई को कम से कम 50 लोगों की, अपने वाले जो लोग हैं अपने परिचित है उनकी एक लिस्ट तैयार कर ले, उन 50 लिस्ट पर वो काम करे जैविक और प्राकृतिक उत्पाद विक्रय के लिए। फिर जैसे जैसे उसकी मार्केटिंग मतलब बढ़ती जाएगी, अगर आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद आपका प्रचार प्रसार करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका फेस ही उसका ब्रांड होता है। आज अगर मैं अपने कॉलोनी में जब जाता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने अगर खेत की किसी भी चीज को उनको दूंगा तो वो आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरा फेस ही उनके लिए एक ब्रांड है कि हाँ ये इसके पास में गाय है, ये इसके पास में खेती कर रहा है, ये तो इसके खेत का ही है। तो हम सिर्फ 50 लोगों से शुरुआत करें या 100 लोगों से शुरुआत करें, उसके बाद में आपका मार्केटिंग का लेवल बढ़ता जाएगा। तो मार्केटिंग में कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत जब भी आती है जब हमारे पास में 2 एकड़ जमीन है और हम सपने देखते 100 एकड़ के, और हम बेच वो भी नहीं पाते, इसलिए छोटे से शुरुआत करें और उसको बड़े लेवल तक लेके जाया जा सकता है। खेती के साथ ही मैंने गाय रखी हुई है, मतलब गाय के साथ ही हम लोग रह रहे हैं, और गाय से जो गोबर गोमूत्र आता है, तो पहले जब मुझे नॉलेज नहीं था कि इसका क्या और उपयोग हो सकता है खेती के अलावा, तो वो बेस्ट होता था, मतलब उसका हम खाद वगैरह बनाते थे, लेकिन फिर भी उतना उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि गोबर को और कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, तो फिर मैंने उससे मूर्ति बनाना चालू करी, गोबर की मूर्ति है। तो लास्ट ईयर हमने गोबर से लगभग 2200 मूर्तियां बनाई थी गणेश जी की। उसके बाद में लक्ष्मी गणेश बनाए थे, दीपावली के लिए दिए बनाए थे। अभी इस वर्ष भी हमने जो है गोबर से मूर्तियां बनाना चालू की है, और अभी लगभग 3700 मूर्तियों पर हम पहुंच चुके हैं। तो पिछले बार का जो हमको रिस्पांस मिला था वो बहुत ही अच्छा था, उसी को देखते हुए इस बार हमने मूर्तियों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई है। तो उससे हुआ ये कि फिर मैंने कैलकुलेशन किया, जब मूर्तियों से हमको बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो एक गाय से मतलब जितना वो दूध देती है उस दूध का जो मूल्य हो रहा है उसका लगभग 5 से 7 गुना हम गोबर से वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बना रहा हूँ तो लगभग एक दिन में 20 से 22 मूर्तियां बन जाती है गोबर की, है ना, 9 से 10 इंच की। तो अगर इस तरीके से किसान काम करते हैं गाय के ऊपर, तो गाय को रोड पे सड़कों पर छोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। और गाय दूध नहीं दे रही है तो भी किसान भाई उसको रखेंगे, लेकिन समस्या वही आती है कि उसको नॉलेज नहीं होता कि वो उसको और क्या करे। तो हमारे जो भी शासन है या जो भी अधिकारी लोग लगे हुए हैं इस कार्य में कि गाय को घर पे रखें, अभी जैसे 1,000 रुपए देने का हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी कि जो भी देसी गाय रखेगा उसको हम 1,000 रुपए देंगे। अभी तक तो 1,000 रुपए में मतलब मैंने भी रखी, मुझे भी नहीं आया, और भी नहीं आया होगा। तो 1,000 रुपए नहीं, 10,000 रुपए भी आप दोगे तो भी किसान भाई गैया नहीं रखेगा, जब तक नहीं रखेगा जब तक उसको उससे कुछ इनकम जनरेट ना हो। 10,000 रुपये आप कब तक दोगे या 1,000 रुपये कब तक देंगे आप? तो उस मतलब गाय के गोबर या गाय को रख के उससे इनकम जनरेट करना अगर सिखाया जाए तो निश्चित ही किसान भाई गाय को रखेगा, अन्यथा ऐसे तो 1,000 रुपए 2,000 रुपए की घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति वर्तमान में दिख रही है, गाय की हालत बहुत ही खराब है, रोडों पर गाय मर रही है। रोज कई ट्रक हमारे जो है ट्रकों से भरा भरा के गोवंश जा रहा है। और इसमें भी ऐसा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी एक ट्रक पकड़ाया था हमारे नर्मदापुरम में, इंदौर से ट्रक भरा के जा रहा था महाराष्ट्र की ओर, तो क्या इंदौर से लेके नर्मदापुरम तक कोई पुलिस थाने नहीं पड़े या किसी अधिकारी की नजर उस पर नहीं थी, है ना? तो जो हमारे गौ सेवक होते हैं उन लोगों ने उसे पकड़ा, उससे गाय निकाली और फिर गौशाला में छोड़ी।
तो गाय तो वहां भी मरनी है, गौशाला में जाएगी वहां भी मरनी है। वो वहां जा रही थी वहां भी मरती और यहाँ भी मरेगी, क्योंकि गौशालाओं की भी स्थिति बहुत बेकार है। तो ये सब स्थिति बेकार रहेंगी जब तक किसान या गोपालक है, जब तक गायों के प्रति भावनात्मक नहीं जुड़ेगा, जब तक उससे इनकम जनरेट करना नहीं सीखेगा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने भी गाय से गोबर से मूर्तियां बनाना शुरू करी और अपने आसपास ट्रेनिंग भी देना शुरू करी। अभी इस बार मैंने लगभग 60 लोगों को ट्रेनिंग भी दी, मतलब गोबर से कैसे मूर्तियां बनाएं और गाय को कैसे घर में रखें, गाय के साथ कैसे रह करके स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है। अभी इस पर भी मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस दिन से गाय मेरे घर पर आई है, आज लगभग 4.5 साल होने पे आ गया है, मेरे घर में किसी भी टाइप से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ है। मतलब जो मौसमी फीवर आता है वो तो आता ही है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास तो अभी तक 4.5 साल में 1 रुपए भी नहीं गया, ना ही किसी प्रकार की कोई एलोपैथी गोली खाई, टेबलेट ली, ना किसी टाइप से कोई दवाई वगैरह ली। दूसरी बात, अभी हमारा एक अनुभव और रहा है, मेरी माता जी को शुगर हो गया था। शुगर मतलब 480 500 तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर को माता जी अकेले दिखाने गई थी, उस समय ठीक मतलब चल फिरना था तो चले गई, ऐसे नॉर्मली कि मैं चेक करा के आती हूँ। तो जब डॉक्टर ने शुगर चेक किया तो शुगर का लेवल 480 500 के करीब पहुंच रहा था। तो डॉक्टर बोलते कि माता जी बहुत डेंजर है, आप तो ना एडमिट हो जाइए। किसके साथ आई हैं? तो माता जी बोलती कि मैं तो अकेली आई हूँ। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, आप फोन कर दीजिए फैमिली में, तो आपको हम एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो शुगर का लेवल है बहुत हाई है, तो आप एडमिट हो जाइए 2 3 दिन के लिए। तो माता जी ने बोला ठीक है मैं आती हूँ बाहर से। फिर माता जी जो वापस आई और फिर गांव पे चले गए, कोई टेंशन नहीं लिया। फिर उन्होंने बताया कि मेरा जो है स्थिति ऐसी ऐसी है। फिर पिताजी ने और चर्चा करी, है ना, जैसे हमारे मेहरा शहर है जो ऑर्गेनिक खेती और गाय से बहुत जुड़े हुए हैं, तो फिर इन लोगों के माध्यम से कहीं से और बातें पता चली कि क्या किया जाए। तो किसी ने फिर सलाह दी कि जो है आप, आपके पास में गाय तो है ही, बछिया अगर है तो उसका 5 ml गोमूत्र आप प्रतिदिन पिए, महीने में 15 दिन। तो माता जी ने दूसरे दिन से ही वो चालू कर दिया। 5 ml हमारे पास बछिया है तो बछिया का जो गोमूत्र है उसको ताजा सुबह लिया और 5 ml पानी के साथ गुनगुने पानी में 15 20 दिन तक उनने रेगुलर पीना चालू किया। फिर 30 32 दिन के बाद, मतलब महीने भर के बाद, माता जी वापस गई डॉक्टर के पास में। तो उस समय उनकी शुगर 250 हो गई थी, 240 250। फिर 2 3 महीने बाद फिर जब चेक कराने गई तो 130 140 पर है, जो अभी तक मेंटेन है। और अभी लगभग हो गया है 1 से 1.5 साल, मतलब इस बात को। तो अभी तक 130 140 मतलब इस टाइप से मेंटेन चल रहा है। और कुछ नहीं, सिर्फ महीने में 15 दिन गोमूत्र, जो बछिया का गोमूत्र है वह लेती है 5 ml, एक महीने में 15 दिन। ये 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमको महाराष्ट्र से बताया था। आदरणीय मेहरा सर ने फॉर्मूला निकाला था ये वाला। महाराष्ट्र में हम देवला पार गए थे। तो देवला पार में आयुर्वेदिक डॉक्टर थी कोई मैडम, तो उन्होंने बताया था कि गोमूत्र भी जो है ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी पर। तो 15 दिन के लिए सफिशियंट है। तो इस प्रकार से हमारा एक अनुभव तो ये रहा कि शुगर भी ठीक हो जाती है अगर, जैसे देसी गाय का गोमूत्र अगर आप प्रतिदिन लें। तो ये वास्तविक उदाहरण है, इसमें कोई वो नहीं। इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं कि अगर गाय को अपने साथ में रखा है तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपका अननेसेसरी पैसा डॉक्टर को नहीं जाएगा। अगर अपने पास में गाय नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन के लिए गौशाला चले जाइए, वहां पे देसी गाय होती है, उसके पीठ पर आप हाथ फेरिए, पूरी गाय को सहलाइए, आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो मेरा यही कहना रहता है किसी किसान भाई से भी कि कम से कम एक देसी गाय तो रखें। देसी गाय अगर रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको गोमूत्र गोमातर भी मिलेगा, जिससे गौमूत्र गोमाता गोबर मिलेगा, जिससे आप अपने खुद के परिवार के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ में तो कम से कम जैविक प्राकृतिक खेती करेंगे। और आपका पैसा भी बचेगा पेस्टिसाइड वगैरह के लिए, और आपको शुद्ध आहार भी मिलेगा। आपको जितना चाहिए आप रखिए, जो बच रहा है आप अपने वालों को सेल कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट होगी। दूसरा, अ, अभी मैं वर्तमान में
केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, पीएमएफएमई स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। उस योजना में भी मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रहा हूँ जिला नर्मदापुरम में। तो इस योजना को भी जब हमने विस्तार से देखा और विश्लेषण किया, तो इसमें भी ये पाया कि सरकार का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि किसानों की आय को दोगुना ना करते हुए तिगुना चौगुना बल्कि 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है इस योजना के माध्यम से। इसमें किसान को क्या करना है, स्पेसिफिक जो इस योजना बनी है किसान भाइयों के लिए ही है, बाकी तो फिर सभी कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से किसानों को देखते हुए इस योजना को बनाया गया है। इस योजना में किसान भाई क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो सब्जी वाले हमारे किसान हैं, तो सब्जी में क्या होता है कि अगर मिर्ची है या टमाटर है, तो टमाटर का रेट अप एंड डाउन होता रहता है। अभी अच्छा रेट चल रहा था, मिर्च का भी अभी अच्छा रेट है, लेकिन जब रेट अच्छा नहीं होता है मार्केट में, उस समय फिर हमारा किसान भाई क्या होता है कि निराश हो जाता है कि रेट अच्छा नहीं है, मैं मेहनत बहुत करता हूँ और मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। उस कंडीशन में क्या होता है, फिर व्यापारी लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो सरकार ने योजना बनाई कि आप इस योजना के माध्यम से अपने घर में ही छोटी-छोटी यूनिटें एस्टेब्लिश कर लीजिए, छोटी-छोटी यूनिट लगा लीजिए, है ना? जैसे कि टोमेटो केचअप हो गया, तो टोमेटो केचअप भी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो लगभग 250-300 रुपए केजी या इससे ऊपर भी पड़ता होगा। इसी टाइप से मिर्ची का भी केचअप आता है, मिर्ची का जो सॉस आता है चिली पेस्ट करके, तो ये भी बहुत महँगे होते हैं। ऐसे अगर हम मिर्च खरीदने जाएँगे तो 30-40 रुपए केजी मिलेगा, लेकिन जब हम पेस्ट में अगर उसको लेते हैं तो 300-400 रुपए केजी तक भी उसका रेट पहुँच जाता है। तो अगर ये यूनिट कोई किसान भाई लगाता है, मिर्ची का हो गया, टमाटो का हो गया या फ्लोर मिल हो गया, दाल मिल हो गया, कुल मिला के जो भी वो उत्पाद खेत में उगा रहा है, उसको प्रोडक्ट में अगर बदलना चाहता है, तो वो इस योजना के माध्यम से बदल सकता है। पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से वो बाय प्रोडक्ट में भी आ सकता है। उससे क्या होगा, उसके रेट में एडिशन होगा, मतलब कि उसका रेट बढ़ेगा, मूल्य वर्धन होगा, है ना? जैसे कि गेहूँ है, आज अगर हम गेहूँ मंडी में देने जाते हैं, जब किसान भाई मंडी जाता है तो उसको 2200 रुपए क्विंटल मिलता है, और अगर वही गेहूँ को वो प्रोसेस कर दे, तो प्रोसेस होने के बाद आटा 40 रुपए किलो हो जाता है, 42 रुपए किलो हो जाता है, 44-45 तक जाता है। तो उसका रेट बढ़ता है। अगर वही चीज हम, जैसे कोई किसान भाई है, अगर मान लीजिए वो 10 एकड़ का किसान है, तो 2 एकड़ का या 5 एकड़ का थोड़ा सा अपना स्टॉक कर ले और एक छोटी सी चक्की लगा ले। उस चक्की से वो आटा पीसे, आटा पीस के उसको बढ़िया पैकेजिंग कर ले, और जितने भी उसके परिचित लोग हैं, एक लिस्ट बना ले वो। अगर उन लोगों को ही वो आटा सप्लाई करने का काम चालू कर दे, तो उसका 22 रुपए किलो बिकने वाला गेहूँ कम से कम 38-40 रुपए किलो में जाएगा प्रोसेस होके। इस टाइप से इस योजना का उद्देश्य कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, और ये योजना बहुत मतलब अच्छा काम भी कर रही है। हमारे नर्मदापुरम में मेरे द्वारा अभी तक लगभग 22 से 23 यूनिटें स्थापित कराई जा चुकी है, और जितनी भी यूनिटें मैंने दी है वो सिर्फ हमारे किसान भाइयों को ही दी है, क्योंकि किसानों को ही की स्थिति अच्छी करना हमारा मुख्य उद्देश्य, सरकार का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसके साथ ही खेत खेत में भी कुछ प्रैक्टिकल मैं करता रहता हूँ। 2 एकड़ मेरा खेत है, और उसी में हमने गाय रखी है, गाय के साथ हम रहते हैं, वहीं पे घर बना लिया है। पूरी फैमिली जो है गाय के साथ ही अभी अपना जीवन यापन कर रही है। और ऐसा, मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि अगर गाय आपके साथ में है और 2 एकड़ जमीन भी अगर आपके पास में है, तो ज्यादा कुछ आपको चिंता करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि है ना, आपको जीने के लिए कपड़ा, और रहने मतलब पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, और स्वास्थ्य, तो ये सभी चीजें हमको गाय के माध्यम से मिल जाता है। इसका भी मैंने एक पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उसी फॉर्मूले पर हम काम कर रहे हैं। मेरा 100 कस्टमर का लिस्ट है। मेरे खेत में जो भी चीजें होती है, पहले मैं अपनी फैमिली के लिए रख लेता हूँ पूरा साल भर का। उसके बाद में जो भी बचता है मैं अपने परिचितों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जैसे मैंने 100 लोगों का लिस्ट बना के रखा है, तो जितना मेरे खेत पे मैं जो भी उगा रहा हूँ, सबसे पहले तो वो दे देता हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ कम पड़ता है, तो मेरे जैसे कुछ और भी किसान भाई हैं, वो काम कर रहे हैं, जो जैविक पे प्राकृतिक पे काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं मटेरियल लेके उन तक सप्लाई कर देता हूँ।
तो इससे होता ये है कि मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है और मुझे भी मिलता है। और हमारे जो परिचित लोग हैं उनको मेरे माध्यम से अच्छा आहार और शुद्ध चीज़ें खाने को मिलती है। तो जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी ये अनुभव है कि एक तो उत्पाद की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जैसे कुछ लोग हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो आते ही हैं वो। तो गाय को मतलब जो काऊ थेरेपी टाइप का आजकल कुछ कॉन्सेप्ट आया है, मैंने उसको बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि आजकल काऊ थेरेपी भी आ गया है, उसका 3,000-4,000 रुपए तक भी कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं। ऐसा विदेश में है, अपने देश में इसका पता नहीं। तो वो लोग आके उसको सहलाते हैं। तो उनका अनुभव है कि जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो उनका जो एनर्जी का लेवल है बड़ा अच्छा होता है। मतलब वो बोलते हैं जब हम आपके यहाँ पर आते हैं, आपके खेत पर आपके गाय के जो शेड बना हुआ है उसमें जब हम एंट्री करते हैं, उस समय तक हमारा एनर्जी का लेवल थोड़ा-सा डाउन रहता है। लेकिन जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो एक एनर्जी का अलग ही लेवल रहता है। ऐसा क्यों? तो फिर वो लोग ऐसा उन्हें फ़ील किया कि कहीं न कहीं इसका कनेक्शन गाय के साथ है। तो मतलब हमारे जितने भी लोग हैं या हम जिनके साथ में जुड़े हैं, उनको हमारे खेत तक लेके आना भी हमारा ही एक कर्तव्य टाइप का होता है कि किसी को कैसे जोड़ा जाए। तो जब तक वो आपके फ़ील्ड पर नहीं आएगा, उसको विश्वास भी नहीं होगा और वो आपसे जुड़ेगा भी नहीं। तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से उनको अपने खेत पर इनवाइट करिए, उनका ठीक से स्वागत-सत्कार करेंगे तो वो तो ऑटोमैटिकली आपसे जुड़ेंगी। तो मेरे खेत पर भी हफ़्ते में 1-2 बार लोगों की विज़िट हो ही जाती है, और मेरे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि चमक-दमक नहीं है, पूरा देसी अंदाज़ है ना? जो बहुत पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे कच्चे मिट्टी के, तो उसी टाइप से मैंने भी बना के रखा हुआ है। पूरा कच्चा है, और कच्चे होने के साथ में पूरा देसी, जैसे आप देसी मेरे खेत में घुसेंगे तो वहीं पर मेरा रहना है, वहीं पर सामने गाय है, और वहीं से बिल्कुल लगा-लगाया सब्ज़ी लग रही है, थोड़ा-सा नीचे 1 एकड़ है उसमें अनाज लग रहा है। हमने बाजू में कुछ ज़मीन सिकमी लेके रखी है, उसमें भी हम कर रहे हैं, तो वो भी जैविक कर रहे हैं। तो ऐसा अभी लगभग 5 एकड़ में मैं काम कर रहा हूँ, 2 एकड़ मेरा और 3 एकड़ सिकमी लेके रखी हुई है। तो जब लोग आते हैं तो वो देखते हैं, तो विश्वास बढ़ता है। जब वो वहाँ देख के आते हैं तो आपकी पब्लिसिटी ऑटोमैटिकली वो सिटी में आके करते हैं कि फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, उसके पास में अच्छा उत्पाद है। तो मार्केटिंग की कहीं से कहीं तक मुझे आज 4.5 साल हो गया इस फील्ड में। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मार्केटिंग को लेके। दिक्कत सिर्फ़ स्टार्टिंग में आई थी चूँकि मैं नया था, और इससे पहले मैंने कभी खेती-बाड़ी की नहीं थी, गाय कभी रखी नहीं थी। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल स्टार्टिंग में आया था, लेकिन फिर उसके बाद में गाय माता की ऐसी कृपा हुई कि हम बिल्कुल रम चुके हैं उसमें, और पूरी फैमिली गाय को समर्पित है। और गाय जो है परिवार के सदस्य क्या, बिल्कुल भगवान जैसी हो गई वो तो हमारे लिए। अगर गाय को जैसे मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो उनका जो योग थेरेपी होता है ना? मतलब हाँ, मैंने उसको एक नया नाम दिया है कि अ, गौ योग करके। तो पिताजी गौ योग करते हैं रोज़ सुबह-सुबह, गाय के साथ में योग। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा बढ़िया उसको सबसे पहले तो शेड को साफ करते हैं, फिर पूरी गाय को सहलाते हैं हाथों से। तो आज 68 की पिताजी की एज हो गई है मेरे, और बहुत एनर्जेटिक है, मतलब उतना काम करते हैं कि आज एक युवा नहीं कर पाए 25-30 साल का, बल्कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये सब गाय माता की कृपा है। और एक और चीज़ अभी वर्तमान में मेरे साथ में हुआ था फैमिली में, माताजी के साथ में ही, कि उनके पैरों की हड्डी जो होती है अपने क्या बोलते हैं उसको, एड़ी, एड़ी की हड्डी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया, एक्स-रे हुआ, तो बता रहे थे कि माताजी की जो है पैर की हड्डी, अपने एड़ी की हड्डी थोड़ी-सी कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई है, तो इससे चलने-फिरने में दिक्कत आ रही थी माताजी को, तो चल फिर नहीं पा रही थी। तो जैसे हमारा सिटी में घर है नर्मदापुरम में, तो यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल है, तो यहाँ पर जब भी माताजी आएँगी तो उनके पैरों में तकलीफ रहती है, चल फिर नहीं पाती हैं ठीक से, है ना? मतलब बैठे रहना ज़्यादा होता है। लेकिन जब गाँव पर जाती है तो फिर वही एनर्जी उनका वापस, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा कच्चा करके रखा हुआ है। पूरा जो खेत है, मतलब जो हमारा घर है, वहाँ पे हमने कहीं भी पक्का पक्का फर्श नहीं किया है, पूरा कच्चा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कच्चा जहाँ रहता है तो ज़मीन से भी कुछ एनर्जी सर्कुलेट होती होगी, इस वज़ह से माताजी वहाँ पे ठीक रहती हैं गाँव पे। और सिटी में आती तो थोड़ा-सा उनकी एक तो एनर्जी भी डाउन होती है, और मतलब चलने-फिरने में भी तकलीफ होती है, पक्का होने की वज़ह से। तो ऐसा भी महसूस किया, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमको पुराने ज़माने की जो रहन-सहन होता था, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा जीवन में, अगर स्वस्थ रहना है तो।
आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, खूब बड़े बड़े मकान बना लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो रहने का 10 बाई 10 का एरिया है, 10 बाई 20 का एरिया है चलने फिरने के लिए, उसको तो कम से कम कच्चा रखिए, क्योंकि जो मार्बल या टाइल्स हम लगा रहे हैं घरों में, ये हमारा जो एक धरती से आकाश की ओर का जो प्रभाव होता है एनर्जी का, ये कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। जब ब्रेक करता है तो बॉडी में वो फ्लो नहीं आता, और फ्लो ना आने की वजह से बीमारी आती है। कई प्रकार की बीमारी आपके शरीर में ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि कुछ एरिया कच्चा भी रखना चाहिए, पूरे को ही टाइल या उससे कवर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये भी कुछ प्रैक्टिकल हमारे रहे हैं। और गाय के साथ तो खैर अद्भुत है। और दूसरा, गोबर की मूर्तियों को बताना था। तो इस वर्ष भी मैंने लगभग 3700 मूर्ति बना ली है, अभी और बन रही है। इसमें लास्ट ईयर हमने 9 इंच की मूर्तियां बनाई थी, तो 9 इंच के साथ इस बार हमने 4 इंच की मूर्ति भी बनाई। और रिस्पॉन्स पिछले बार से थोड़ा और ज़्यादा ही अभी भी मिल रहा है। कुछ मूर्ति हमारी ऑनलाइन बुकिंग अभी भी हो गई है, क्योंकि सरकार का भी मोटो जो है इको फ्रेंडली गणेशा पर ज़्यादा है। पीओपी वगैरह तो ऑलरेडी बैन हो ही चुका है, तो उसका जो अल्टरनेट है वो क्या। तो इस माध्यम से देसी गाय भी प्रमोट हो रही है, और लोगों तक किसी न किसी माध्यम से तो गाय का उत्पाद जा रहा है, गोगब जा रहा है, किसी न किसी माध्यम से तो वो गाय के गोबर की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का उद्देश्य हमारा भी है, और लोगों तक गाय के उत्पाद, गाय को प्रमोट करना ही मेरा जीवन का उद्देश्य भी रह गया है। और जब तक मैं हूँ, जब तक तो गाय के साथ ही अपना जीवन रहेगा। उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने गोबर की मूर्ति बनाई है, ये गोबर का 9 इंच का मूर्ति है। अभी इसको कलर करना बाकी रह गया है, तो इस टाइप से ये। और ये हमारा एक और है, ये 4 इंच का है, ये 4 इंच का मूर्ति। तो मेरा सदन से जुड़े सभी सदस्यों से भी निवेदन है कि इस बार वे गोबर गणेश ही स्थापित करें। और गोबर गणेश घर आप भी बना सकते हैं। अपने देसी गाय के गोबर को लीजिए, ताजा गोबर लीजिए, और ताजे गोबर में आप एक उसका फॉर्मूला है, अगर आप नोट कर सकते तो नोट कर लीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर लें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जी जी बिल्कुल बताएं। देसी गाय का देसी गाय का 1 किलो गोबर, और 50 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम उड़द की दाल, और 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 50 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो गोबर। इन सबको आप बढ़िया सा मैश कर लें। उसके बाद में इसका एक मोल्ड आता है, या तो आप मोल्ड के माध्यम से बनाएं या फिर हाथ से भी बनाते हैं। तो इससे क्या मतलब, बाउंड हो जाता है, गोबर फैलता नहीं है। अगर आप हाथ से भी आकार देना चाहें तो आप आकार दे सकते हैं सिंपल सा गणेश मूर्ति को। और उसको बढ़िया धूप में सुखा लीजिए, या अभी जैसे बारिश का मौसम उड़द है, की धूप दाल नहीं है का तो उसको आटा आप आटा छांव में भी लगेगा, रखे क्या रखिए। लगेगा? उड़द उड़द की की दाल दाल का का आटा आटा, के हैं? उड़द की दाल का आटा 50 ग्राम, ठीक ठीक। तो 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, इन सभी को बढ़िया मैश करके, और आप हाथ से भी बना सकते हैं सिंपल सा गणेश मूर्ति, या फिर मोल्ड आते हैं तो आप मोल्ड से बना सकते हैं। और इसको विसर्जन गमले में करें, या फिर जो हमारे तुलसी का पौधा होता है या कोई भी बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे गड्ढा खोद के पानी डाल दीजिए, उसमें मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। और मतलब साल भर फिर आपको उस पौधे में, जैसे अगर छोटा पौधा है, तुलसी का पौधा है या गुलाब का है, जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं या आउटडोर है, तो उनमें आपको पूरे 1 साल तक किसी भी टाइप का खाद वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती। कलर कैसे आप, करते हैं सर, कलर? हाँ, कलर कलर इसमें ना, जो वाटर कलर होता है वो करते हैं। और जनरली तो जो मिट्टी आती है मार्केट में, जैसे पीली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, जिसको गेरू बोलते हैं, गेरू और पीली मिट्टी आती ना, वो वाले कलर को मिक्स करके चूने से थोड़ा
मतलब कि ज्यादा केमिकल बेस्ड कलर नहीं किया जाता इसको। जी जो भी अपना जैसे देसी हो गया उसी से करते हैं पूरा। या पत्तियां हैं हरी, जैसे पलाश के फूल आते हैं उस टाइप के और भी फूल हैं अपने खेतों में, उनसे जी रस निकाल के थोड़ा सा उसमें ये मिट्टी वगैरह ऐड करके फिर कलर करते हैं। और थोड़ा सा उसमें जैसे गोल्डन कलर आता है, तो गोल्डन कलर के लिए तो अपने को मार्केट वाला यूज करना पड़ता है। जी भैया नमस्कार मनीष भाई। आपने उड़द की नमस्कार दाल का नमस्कार। आपने उड़द की दाल का आटा बताया, तो जी ये कुछ जब गीला होता है तो वो महक नहीं आती उसमें? क्योंकि मैं इसका एक वो कर चुकी हूँ एक्सपेरिमेंट, उड़द की दाल का आटा मिलाने से, तो उसमें फिर महक आने लगती है जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाए। और सूखने के बाद में फिर उसमें कुछ एक अजीब सी महक आती है। तो ऐसा नहीं आपका जो बताया अनुभव? नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपने उसमें उड़द की दाल का जो रेशो है ना आटे का, वो ज्यादा कर जी, लिया होगा। मैंने गोबर में तो नहीं, मैंने मिट्टी में मिलाया था, इसलिए कि चिकनाहट हो जाए। फिर उसके बाद तो फिर पीली मिट्टी में थोड़ा रेशा, कपास का रेशा मिला के मैं भी बनाती हूँ। परंतु पहली बार मैंने उड़द का आटा ही मिलाया था 2 बार, तो पर उसका मुझे सही नहीं लगा तो उसको फिर अभी मैंने छोड़ दिया। अब आपका जो कहना है, तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब आपका तो खैर सही होगा ही, तभी आपने बताया। तो जो अनुपात है, आपने कितना अनुपात बताया? दीदी 50 ग्राम। 50 ग्राम। हाँ, जी, 50 धन्यवाद। से 100 भी हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 50 से 100 के बीच ही रखना है उसको। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद बेन जी। और बहुत सुंदर हमारे मनीष भैया ने बहुत सुंदर आज का अपने गोबर के हुए बनाए हुए प्रोडक्ट पर और गौ माता के ऊपर सुंदर अपना मार्गदर्शन दिया। शरद भैया ने हैंड राइज किया है। शरद भैया सादर आमंत्रित है। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मनीष जी ने यहाँ पे जो हमारे नर्मदापुरम में डीडीए मैडम है उनको भी बनाना सिखा दिया है, और वो बहुत अच्छी उनके हाथों में कला है, काफी वो कला को फैला रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनीष जी एक दो फॉर्म भी संभालते हैं जहाँ पे जैविक तौर पे मिर्ची का उत्पादन ये वो कराते हैं। तो थोड़ा सा उनके विषय में बताएं, किन किन को सिखाया है, क्या किया है। जी जी भैया, ओम भैया, ओम प्रणाम। अभी जैसे मैं गोबर की मूर्ति बना रहा हूँ, तो मनीष भैया आपने, आपका माइक बंद है। माइक बंद है। जी जी भैया, अ, जैसे गोबर की मूर्ति मैंने बनाई है, तो पब्लिसिटी तो ऑलरेडी हो ही चुकी है कि मैं देसी गाय के गोबर से मूर्ति भी बना रहा हूँ। तो इस बार मैंने ट्रेनिंग भी दी थी। तो ट्रेनिंग में हमारे जो हॉर्टिकल्चर के मैम हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको भी जब मालूम चला कि मैं इस टाइप से भी कुछ कर रहा हूँ, मतलब गायों पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फैमिली है उनको भी आप सिखाइए। तो उनको भी मैंने सिखाया। तो मैडम के फैमिली से लगभग 1200 से 1500 मूर्ति उन्होंने बनाई, और 1000 मूर्ति तो उन्होंने मुझे ही वापस मतलब दी कि इसको आप सेल करिए। और 500 मूर्ति वो उनके हिसाब से सेल करेंगे जैसा भी उनको करना है। तो इसे सिखाने का उद्देश्य यही है कि आप बनाइए, अगर आप सेल ना कर पाए तो मार्केट बहुत बड़ा है, आप मुझे दे दीजिए, आप, है ना, इस टाइप से। तो निश्चित तौर पर ही तो आपकी इनकम भी जनरेट होगी, और आप भावनात्मक रूप से आप गाय से जुड़ेंगे। आप, जब आपकी इनकम जनरेट होने लगेगी ना, तो गाय के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बार मैंने लगभग, हाँ, 60 लोग तो थे, क्योंकि 4 से 5 ग्रुप अटेंड किए थे मैंने। तो इतने लोग को सिखाया, और सभी लोग उसमें युवा ही हैं। मतलब जो लोग गांव में बैठे रहते थे, है ना, उस टाइप के लड़के ज्यादा थे मेरे ग्रुप में। तो उन लोग को सिखाया, अब उनको अच्छा लग रहा है। तो अभी एक और ट्रेनिंग हमने शुरू करी है, बर्मी कंपोस्ट बनाने की, कि गाय को आप रखें और गाय से साल का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैसे कमाया जा सकता है, वो वर्मी कंपोस्ट से कमाया जा सकता है।
तो वो भी अब उस पे भी काम कर रहे हैं। और आदरणीय शरद भैया से तो मार्गदर्शन में लेते ही रहता हूँ। उनके मार्गदर्शन में अभी मैंने 2 फार्म, 2 बड़े-बड़े फार्म हैं। एक फार्म 10 एकड़ का है, दूसरा 13 एकड़ का है। उसमें भी मैंने जैसे जो 10 एकड़ वाला है उसमें 5 एकड़ में तो केमिकल बेस्ड फार्मिंग चल ही रही है, बाकी का 5 एकड़ को जैविक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 5 एकड़ के जो भी सब्जी या फल हम लगा रहे हैं वो जैविक है। उसमें जो भी चीज हम यूज करते हैं वो गाय के गोबर गौमूत्र से बना हुआ उत्पाद है, वही यूज कर रहे हैं। दूसरा गो कृपा अमृतम डालते हैं, जो अहमदाबाद के गोपाल भाई सुतारिया जी के यहाँ से प्रमोट या रिलीज हुआ उत्पाद है, उसको यूज किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर किसान भाई जुड़े हुए हैं सदन में, तो एक आलोक का गिलकी आता है, गिलकी गिलकी आलोक ब्रांड के नाम से आती है, आलोक नाम है शायद उसका, सिमिनस का है शायद, सिमिनस कंपनी है और आलोक ब्रांड है, ऐसा कुछ है। तो वो गिलकी का जो मैक्सिमम साइज है वो शायद 1 से डेढ़ या 2 फीट तक ही होता होगा, अगर उसको पूरा न्यूट्रिशंस दें तो, है ना। लेकिन जब हमने इस पर गोकृपा अमृतम का यूज किया तो वही आलोक का गिलकी 3.5 फीट की हाइट लिया। ये इसमें कोई किसी भी प्रकार का दूसरा केमिकल कुछ यूज नहीं किया हमने, सिर्फ गोकृपा अमृतम और गाय से जो मैं मटका खाद बनाता हूँ, मटका खाद का उपयोग किया। वो गिलकी मेरे पास में आज भी रखी हुई है। और उसके बाद फिर उस जो जैसे जो 3.5 फीट वाली गिलकी थी, हमने उसको मार्क कर लिया कि ये सबसे ज्यादा इसकी हाइट है। तो 3.5 फीट वाली लगभग 8 से 10 गिलकियां हुई थी, मतलब जो हमारी बेला लगी हुई थी, 7 बेला लगाई थी मैंने लास्ट ईयर। तो 2 फीट से कम तो किसी भी गिलकी की हाइट मतलब लेंथ नहीं थी, सब 3 फीट 3.5 फीट इस टाइप से आई थी। तो वो गिलकी भी मतलब हमारे लोकल क्षेत्र में तो बहुत फेमस हो गई कि मेरे पिताजी से लोग पूछते थे कि दादाजी आपने कहाँ से लेके आए हैं गिलकी का बीज, हमको भी दो। तो वो उसमें कमाल सिर्फ गोकृपा अमृतम का ही है, जो पूरा देसी है और गाय के गोमूत्र गोबर से के जो तत्व होते हैं उनसे ही कुछ प्रैक्टिकल करके बनाया हुआ है। तो उत्पाद का वजन भी बढ़ता है और हाइट भी लेता है। तो ये तो प्रैक्टिकल मतलब मेरे खेत पे किया हुआ है। दूसरा लौकी में किया, तो लौकी भी नामधारी की है, कोई अच्छी कंपनी का है, तो उसका भी हाइट लगभग 2 से 3 फीट का होता है। मतलब ऐसे तो लौकी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जो कंपनी दे रही थी इस इतने हाइट तक ये जाना है, तो वो लौकी भी 4.5 फीट की हुई है। मेरे पास रखा हुआ है वो लौकी के 3-4 हमने रखे हैं। तो गोबर गोमूत्र की अद्भुत ताकत है। और आदरणीय शरद भैया से मैं हमेशा मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, फोन पे और घर जाके भी मिल लेता हूँ भैया से, परेशान भी बहुत मनीष करता जी, हूँ। एक चीज और आपने छुपाई हुई है जो सदन को बतानी पड़ेगी। आप छोटी छोटी मशीनें लगवा रहे हैं पूरे जिला नर्मदापुरम में, उसके विषय में भी बताइए। आपने कितने अचार का और किस किस के कारखाने आप डलवा चुके हैं, और आप हॉर्टिकल्चर के कंसल्टेंट हैं जो आप ये चीजें बताते हैं कि भाई ये कैसे फिट होगी और उस योजना से जुड़वाते हैं, उसके विषय में भी सदन को बताइए, तो उससे भी काफी ऊर्जा मिलेगी। जी भैया, ये जो स्कीम के लिए पहले मैंने अभी बात किया था, पीएमएफएमई स्कीम, तो पीएमएफएमई स्कीम किसानों के लिए तो है ही है, साथ में हम लोग भी उसको स्थापित कर सकते हैं हमारे घर में रह के, क्योंकि स्कीम जो है लघु उद्योग है। तो हम जहाँ भी रह रहे हैं, हमारा जो रेसिडेंस है वहां पर हम 10 बाई 10 के कमरे, इवन 5 बाई 6, 4 बाई 4 की जगह में भी ऐसी मशीनें भी है कुछ फूड प्रोसेसिंग का जो इंस्टॉल हो सकती है। जैसे मैंने अभी लगभग 23 यूनिट नर्मदापुरम में दिया है, जिसमें अचार की यूनिट है और फ्लोर यूनिट है, पशु आहार का यूनिट है ना, पापड़ का यूनिट है, दूसरा स्पाइसेस मतलब मसालों को प्रोसेस करने का यूनिट हो गया, और टमाटो केचप का यूनिट हो गया, है ना। इस टाइप का जो उत्पाद किसान उगा रहा है उसी को कैसे प्रोसेस करें, वो मतलब उससे संबंधित यूनिट डलवाई और वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन किसान के अलावा भी जैसे हमारी जो माता बहनें हैं घरों पर है, घर में रहती गृहिणी है, वो लोग भी अपने घर में रह के ही अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर सकती है, अपना खुद का ब्रांड बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी शुरुआत घर की दूध से होती है ना। दूध के बाद में फिर घी भी लगता है हमको, तो घी भी हमारा डेली डेली नीड का आइटम है, घी डेली यूज होता है ना। फिर हल्दी मिर्ची धनिया ये हो गया,
तो इनकी छोटी-छोटी यूनिट आती है, लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए में ये शुरू हो जाती है। दूसरा, ये जो योजना है इसमें आपको केंद्र सरकार की साइड से 35% सब्सिडी मिलता है। 35% सब्सिडी आपको इंस्टेंट है, जैसे ही आपका लोन डिसबर्स होता है, विदिन 2 महीने में 2 महीने के अंदर आपका 35% सब्सिडी वाला पार्ट आपके लोन अकाउंट में आ जाता है। तो एक तो आपको सब्सिडी भी मिल रहा है, दूसरा आप अपने घर में ही रह के अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, खाद्य सामग्री से संबंधित काम, इस योजना के माध्यम से आप मशीन ले करके और अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। इस योजना में आपको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी। आपकी यूनिट मतलब मशीन खरीदी से लेकर के आपका उत्पाद जो आप बनाएंगे उसको बिक्री तक पूरी हेल्प करेंगे आपको कि आप जो उत्पाद बनाएंगे उसको कहाँ आपको सेल करना है, आपको पूरा लिंकेज बताएंगे। मतलब हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास में मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जो है आपको हम बताएंगे कि आप आपके उत्पाद को कहाँ-कहाँ दे सकते हैं, कहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, पूरा आपको लिंकेज करवाएंगे। मतलब टेक्निकली सपोर्ट भी पूरा करेंगे और आपको आपके प्रोडक्ट को लगभग 3 से 4 महीने तक हम देख-रेख करेंगे कि आप कैसा बना रहे हैं, आप उसकी सेलिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में भी आपको मतलब मार्केटिंग के लिए और ट्रेनिंग वगैरह होती है, ट्रेनिंग वगैरह आपको करवाएंगे। तो पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है इस योजना में। बहुत महत्वपूर्ण संवाद हमारे मनीष भैया और हमारे किसान और के बीच में चल रहा है, मगर मैं समय का ध्यान देते हुए हमारे पतंजलि अनुसंधान केंद्र की तरफ चलते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं और फिर बाद में हम सबके सवाल लेंगे। तो आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद रंजना जी। बहुत सुंदर। आज का मुख्य अतिथि हमारे मनीष सोनी जी। मनीष सोनी जी से जब मुलाकात हुई नर्मदापुरम में, तो उन्होंने अपने द्वारा निर्मित जो गोबर गणेश की मूर्ति मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो आप ये कार्य कर रहे हैं, जो एक कई तरह के कार्य आप जिससे कि कई सारे किसानों को सहयोग हो पा रहा है अपने उद्यमिता का जो कार्य करने के साथ साथ। जो PMFBY जो योजना है, वाकई बहुत सुंदर योजना है और उससे बहुत सारे किसान हमारे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि एंड टू एंड उससे लाभ हो पा रहा है। मार्केटिंग तक उत्पाद पहुंचते हुए उसका फायदा हो पा रहा है। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से जो आप कार्य कर रहे हैं इसको लगातार करते रहेंगे। और आपसे जब यहाँ पर आप जिले स्तर पर जो आप कोऑर्डिनेटर के रूप में जैसा बताया गया है कि आप कार्यरत हैं, तो इसका निश्चित रूप से लाभ आपके जो जिले के लोग हैं उनको तो मिलेगा ही। आज यहाँ सुनने वाले अन्य जगह से जो हमारे साथी हैं, वो भी अपने PMFBY कोऑर्डिनेटर जो जिले स्तर पर तैनात होते हैं, उनसे संपर्क करते हुए भी शायद इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके द्वारा किए गए कार्यों को और आपसे उपहार स्वरूप प्राप्त गणेश जी का, जो कि मेरे पास है, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से हम आगे कार्य करते रहें। ये जो सीखने सिखाने की परिपाटी चली है, ये निरंतर चलती रहे, यही आशा के साथ। और आज की हमारी योग शिक्षिका कल्पना जी को भी बहुत सुंदर उनके द्वारा किए गए आज के योग का कार्यक्रम और साथ ही उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और हमारी 2 बहनों के द्वारा जो भजन संगीत आज किया गया, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपका अगर आप हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। और आगे हम बहन मिथिलेश जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी मिथिलेश बहन जी, आपका स्वागत है। आप कुछ पूछना चाहती है? हाँ जी, ओम। सदन को कोटि कोटि नमन। मैं आज के मुख्य अतिथि जो हमारे मनीष भाई हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मेरी योग कक्षा चलती है, 19 सितंबर से हमारा गणेश महोत्सव शुरू होगा, जो 10 दिन चलता है और सामूहिक रूप से होता है वो। तो मैं जानना चाहूंगी कि गणेश की बड़ी से बड़ी जो मूर्ति होती है,
वो भैया बनाते हैं क्या, और बनाते हैं तो हम मंगा सकते हैं क्या उसको? जी आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, ओम। दीदी अभी मैक्सिमम जो साइज है हमारे पास में वो 18 इंच, मतलब कि 1.5 फीट के समथिंग होना चाहिए वो। तो वो उतना बड़ा साइज है। बाकी उससे बड़ी मूर्ति है गोबर से अभी तो नहीं बना रहे हम, मतलब मैं तो नहीं बना पा रहा हूँ अभी। जी ओम। भैया बड़ी बनती है क्या, आपको जानकारी हो? हाँ, बड़ी मूर्ति बनती है लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ। आप बड़ी नहीं बना? मूर्ति बिल्कुल बनती है। जी जी, ठीक है भैया, ये मेरे को यही जानना था और जिज्ञासा हो रही थी कि क्योंकि उसका जो है जो व्यवस्था बनवानी होती है तो उसमें मुझे रहना पड़ता है, तो इसी से संबंधित मैंने फिर आपसे पूछा। तो ये हो सकता है हमारे यहाँ भी मिल जाए बड़ी मूर्ति गणेश जी की, हम इस बार गोबर वाली ही मूर्ति से अपने स्थापना करके और वो पूजा करेंगे अपने जो 10 दिन चलती है। दीदी अभी आप एक काम कर सकते हैं। अभी जी, ना गणेश जी में टाइम है, मतलब गणेश चतुर्थी में टाइम है। हाँ तो टाइम है अभी। अभी, हाँ अभी मूर्तियाँ बन रही है। जैसे जो हमारे कुमार भाई होते हैं कारीगर, वो बना रहे हैं। तो जी आप उन्हीं से बोलिए कि आप ना हमको देसी गाय के गोबर की मूर्ति बना करके दीजिए। तो वो बना देंगे। जैसे उसमें मिट्टी का कुछ पार्ट रहेगा और बाकी का जो है वो गोबर करेंगे। तो गोबर उनको आप ले जा करके दीजिए, किसी भी गौशाला से देसी गाय का गोबर होना चाहिए। तो जी वो गोबर जाना आप ले चाहती जा हूँ। करके दीजिए। हाँ, जी जी आप ले जाके उनको दीजिए। और उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अपना ये उड़द की दाल का या फिर ग्वार गम करके एक पाउडर आता है, तो ये फॉर्मूला भी ऐड करिए उसमें। 1 किलो पे 50 ग्राम के रूप में, है ना। उसका एक कैलकुलेशन कर लीजिए आप, कितनी बड़ी मूर्ति कितने किलो अपना मटेरियल लग रहा है। तो उस रेशो के हिसाब से 50 ग्राम उड़द की दाल का पाउडर या फिर ग्वार गम पाउडर, ये दो में से कोई भी एक पाउडर मिक्स करवा दीजिए। वो मैंने नोट कर लिया, जो आपने फॉर्मूला बताया वो मैंने नोट कर लिया था। और मैं तो यही सोच रही थी कि इस बार हम बनी हुई मूर्ति ले लें, तो फिर हम जो इसका जो आपने बताया कि जो सांचा होता है उसको हम मंगा के रखेंगे और अपने हाथ से ही बनाएंगे। यही मैं कर रही हूँ, कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट ईयर अपने द्वारा ही बनाई हुई मूर्ति को स्थापित करें। तब तक कहीं ना कहीं से मुझे ट्रेनिंग मिल ही जाएगी। मैं देख रही हूँ कि कड़ी पे कड़ी जुड़ती जा रही है और मैं सीख रही हूँ, और मेरा भी यही है कि सीखना भी है और सिखाना भी है। और जहाँ भी इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वहीं हमें इन्हीं का ही इस्तेमाल करना है। बहुत सामूहिक बहुत बड़ी पूजा होती है हमारी वो। बहुत लोग आते हैं उसमें, कम से कम हमारे 500 लोग रोज हो जाते हैं इकट्ठा। दोनों टाइम सुबह शाम चलती है, और वो पिछले साल से ही हमने शुरू की है यहाँ पे। हम जो मेरी योग कक्षा हम ढूंढ रहे थे, तो पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ कि एक हिंदू भाई अपने प्लॉट को बेच रहे थे और मुंडन उसको खरीद रहे थे। फिर सब हिंदुओं ने मीटिंग करी कि भाई ये बीच में आ जाएंगे और ऐसा करो कि सब पैसा इकट्ठा करो। और हम सब मोहल्ले वालों ने पैसा इकट्ठा किया और 35 लाख रुपए इकट्ठा करके वो प्लॉट खरीदा। श्री राम सेवा ट्रस्ट उसका नाम रखा, और फिर उसकी चाबी उन्होंने मुझे दे दी कि दीदी आप इसमें योग कराओ सबको। तो वहीं पे हमारा गणेश महोत्सव होता है। तो इस बार जैसे मुझे आपके ये गोबर वाली मूर्ति आप बता रहे हैं, तो कि हम क्यों ना इस बार अपनी गोबर वाली मूर्ति से ही अपनी पूजा करें। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश बहन जी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपने स्तर पर, आपको प्रणाम। और आगे आदरणीय मनीष भैया, सदन को अपना ठीक है मोबाइल नंबर जरूर बता दें। जी भाई साहब। मेरा मोबाइल नंबर में इस पे मैसेज कर दूं क्या सदन में? जी मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ मनीष भैया। हाँ, आप लिख दीजिए कैसे लिखाएगा वो। हाँ जी मैं डाल देती हूँ। और आगे मिथिलेश बहन जी आप और बोलना चाहती है? आपका हैंड राइज है। इसका मोल्ड कहाँ मिलेगा गणेश जी की मूर्ति का मनीष जी, मिल जाएगा क्या? इसका, हाँ इसका मोल्ड मिल जाता है। ये कहाँ से मिलेगा भाई? इसका इसका मोल्ड ना जैसे महाराष्ट्र में कुछ ट्रेनिंग सेंटर है वहां मिल जाता है, और दूसरा हमारे पास भी मिल जाएगा।
मेरे मैं पास तो भी 9 यूपी इंच में रहती 4 हूँ। इंच। मैं कहाँ तो पर? यूपी में रहती हूँ भाई, उत्तर हाँ, प्रदेश तो में। आपको पहुंचा देंगे ना आपको, अच्छा, या पहुंचा दिया। हाँ पहुंचा देंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कोई डिजाइन बनवाना है ना, आपको कोई डिजाइन है आपके पास में कि मुझे यही वाले गणेश जी की मूर्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको लगभग 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, तो वो वाली डिजाइन का गणेश जी का मोल्ड भी बन जाएगा, या किसी भी टाइप का मोल्ड बन जाएगा, जो भी आपको पसंद है कि हाँ ये वाले मूर्ति मुझे बनानी है, तो वो वाला मोल्ड भी बन जाएगा। या जो रेडीमेड मोल्ड है हमारे पास, उसका डिजाइन हम आपको भेज देंगे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि ये वाला चाहिए, तो वो वाला पहुंचा देंगे, ठीक है ऐसा भी हो भैया, जाएगा। ठीक है। मैं तो संपर्क के लिए वही नंबर आपका मुझे मिल जाएगा दीदी से, रंजना दीदी से। जी मेरे आप क्या मुझे, चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, जी जी जी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ठीक है। और ठीक आगे है। हमारे रघुवंशी भैया ने हैंड राइज किया है। जी रघुवंशी भैया, आपका स्वागत है। जी बहन जी, ओम। मनीष भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मनीष भैया काफ़ी समय तक मुझसे भी जुड़े रहे, मैं भी उनके फार्म हाउस पे गया। इसके बाद उनमें एक अद्भुत चीज़ है कि किसी को लाभ दिलाने के लिए वो इतने आतुर रहते हैं कि जितने जल्दी उनको मतलब किसान को कैसे लाभ हो जाए। कई बार उन्होंने मुझसे स्पेशली इसके लिए निवेदन किया कि वो आप एक काम कीजिए, भैया का खाता यहाँ खुलवा लीजिए, तो बैंक में मेरी बात हो गई है। तो इस तरीके से आधे से ज्यादा रोल किसान का भी वो निभाते हैं। तो इसलिए सदन में मैं मनीष भैया का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो किसानों के प्रति उनकी सहयोग की भावना रहती है, उनकी भावना को बहुत बहुत साधुवाद। और वो ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहे, हम सब लोगों की दुआएं और उनके साथ में है। जी ओम। जी मनीष भैया, भैया आपका प्रणाम, प्रश्न चरण है? स्पर्श। खुश रहो, सब आनंद करो, मौज करो। आपकी जो लगनशीलता है उसमें मैं ही पीछे रह गया, क्योंकि आपने कहा था मुझसे आप ये 2 यूनिट और लगवा लो, क्योंकि अभी हाँ हमारे कस्तूरी कृषि फार्म पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अभी क्या वाइंड अप करने के हैं। उसमें रिजॉर्ट का अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है, तो थोड़ा सा हम इस वर्ष हमने ड्रॉप कर दिया था सारी चीजों को कि पहले अभी शेड बन जाए, क्योंकि मशीनें आएंगी तो बहुत सारी मशीनें हमारी पानी में रखी हुई हैं। तो अभी क्या हमारे पास प्रॉपर शेड बेड की व्यवस्था थोड़ी कम है, तो इस बार शेड बनने के बाद में हम सारी प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड प्रोसेस आटा चक्की से लेके जो आपने गुआवा प्रोसेसिंग का और वो सब बताया था, वो सब डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जी ओम। जी ओम भैया। जी जी, धन्यवाद रघुवंशी भैया जी। और बहुत सुंदर हमारे मनीष भैया, सच में उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। और हमने जब विद्यार्थी थे तो सबसे शरद भैया है, भैया है, और हमारे मेरा जी भाई साहब है, और मुन्नीलाल भाई साहब, सब बहुत अच्छे से सब भाई का स्नेह मिला। और मनीष भैया ने तो जो मूर्तियां और बना रहे हैं, और उनका तो बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। नवयुवक होके ये किसान खेती की तरफ और ये अच्छे से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो मनीष भैया ने को तो मैंने ये कहा था कि हम इस योगा हर मंच पर जैसे गोबर का गणेश जी बना रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल रूप में हम इस मंच को सबको दिखा दे। मगर ये थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि उनको समय नहीं मिला, नहीं तो फिर वो हमें तो उसका प्रशिक्षण भी देने वाले थे हमारे इस योगान मंच पर। तो हम गणेश जी कैसे बनाते हैं ये सब हम प्रैक्टिकल ही देख लेते थे। आगे हमारे सुमित वर्मा जी ने हैंड राइज किया है, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। सदन को नमन। मनीष भैया जी से एक प्रश्न है, और सदन में भी अगर कोई उत्तर हो तो, कि आपने जो योजना का नाम बताया और ऐसे भी कुछ कुछ और प्रशिक्षण कार्यक्रम या एग्जीबिशंस होते हैं, कृषि मेला, तो ये सब की जानकारी हमें कहीं से मिल सकती है क्या? मतलब कि कहीं छूट ना जाए। मैं कटनी जिला से हूँ, और बहुत से जो किसान हैं इस समूह में मैं देखता हूँ नर्मदापुरम से हैं। तो इस क्षेत्र में या कि ये सब योजनाएं हैं और कुछ जो कार्यक्रम होते हैं वो सब की जानकारी कहाँ से मिल सकती है? जी ओम भैया, मैं जी आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप कटनी जिले से है ना? जी
तो जितने भी हमारे वहाँ पे ऑफिस हैं, जो कार्यालय किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि कृषि विभाग हो गया, उद्यानिकी विभाग हो गया, तो आप व्यक्तिगत रूप से इन कार्यालय में जाइए और वहाँ के अधिकारी से मिलिए कि आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको आपका परिचय दे दीजिए। तो जी। वो आपको क्या करेंगे कि लोकल ग्रुप होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो हाँ, उसमें आपको ऐड कर लेंगे, है ना? जी, और वो ऐड कर लेंगे तो जब भी इस टाइप का कुछ भी कार्यक्रम होगा तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाया करेगी। और जो स्कीम मैं बता रहा था, पीएम एफएमई स्कीम है, तो हुँ, हुँ। अगर आप इस स्कीम का लाभ अपने से जुड़े किसानों को दिलाना चाहते हैं या आप खुद भी इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, जी, तो मैं आपको वहाँ के जिला रिसोर्स पर्सन का नंबर सेंड कर दूंगा, जी, जी। है ना? आप आपका नंबर अभी इसमें सेंड कर दीजिए तो मैं सेव कर लेता हूँ। जी, मैं आपसे तो मैं बात कर आपको लूँ। अरेंज करके देता हूँ, तो वो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। जी, 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 धन्यवाद। जी, धन्यवाद सुमित भैया जी। और आगे हमारे एमएल गौर साहब जी ने हैंड राइज किया है, स्वागत है आपका। जी जी बहन जी ओम। जैसा कि अभी मैसेज भी है और कल भी मैसेज था अपने ग्रुप में कि श्रीमती कंचन शरद वर्मा जी और मानसिंह भैया को जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सम्मान किया है, तो इनके पुरुषार्थ को वाकई में नमन है और इनको हार्दिक बधाई। साथ में जो मनीष जी ने आज हमको ये सब चीजें बताई, उसमें मैं भी अपने एरिया के कुछ लोग हैं उनको ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ। तो मैं आपका संपर्क नंबर और आपसे मिलवाने का प्रयास करूंगा, जिससे कुछ लोग जो बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं वो शायद कुछ काम करने लगे। जैसा आपने बोला कि जो लड़के बैठे रहते थे उनको ही आपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी, तो मेरे एरिया में भी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइप से हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, तो आपसे मैं संपर्क करूंगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद एमएल गौर जी और भाई साहब। और आपने बताया कि हमारे सदन में से आदरणीय कंचन शरद वर्मा जी और श्री मानसी हाँ गुर्जर जी को मध्य प्रदेश से सरकार से सम्मानित हुए, तो उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि के बारे में और आगे का संचालन करने के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आज की हमारी आदरणीय बहन कल्पना जी ने बहुत ही अच्छा योग कराया और जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया वो उसमें भी बहुत कुछ सार छिपा था। आदरणीय हमारी दो बहनें, जैसे आदरणीय पवन सर ने बताया कि बस आदरणीय मिथिलेश सिंह जी और हमारी प्रणवनी मराठी जी ने मधुर आवाज में जो भजन गीत सुनाए, राष्ट्र भक्ति सोच पे थे, गौ और ईश्वर से जो मैं बना दिया। और हमारे आदरणीय जो आज के चीफ गेस्ट मनीष जी हैं, मनीष जी के बारे में जो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, उनका तो सबने सुना ही है। समय चूंकि अब कम है, रमेश चंद्र मेहरा जी मान नहीं रहे। मेहरा जी आ जाओ, आप अपनी बात करें। फिर जो है जी ओम सदन जी को मेहरा जी, नमन। दादू जी ओम सदन को नमन। मनीष जी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रणाली महोदया ने अपना हैंड रेज किया था, वो रह गई हैं, तो शायद उन्हें बुला लें आप। जी ओम। जी जी बहन जी, स्वागत है। ओह धन्यवाद। मुझे तो इतना ही पूछना था। आज का जो मार्गदर्शन हुआ, कल्पना दीदी ने बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत सुंदर कल्पना दीदी। जब हम धरातल पर कुछ काम करते हैं तभी ऐसे शब्द हमारे मुंह से आते हैं। आपका कार्य बहुत बड़ा है। उसी प्रकार मिथिलेश बहन जी ने जो गाना सुनाया वो भी दिल को छू लिया। गुरु के बिना कुछ नहीं है। यहाँ भी हमारे गुरु श्रेष्ठ है। स्वामी जी के मार्गदर्शन से बहुत अच्छे गुरु निर्माण हो रहे हैं। यही मेरी भावना थी। और आज के चीफ गेस्ट ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके बारे में बोलना चाहूँगी
कि मुझे भी लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसा मार्गदर्शन मिले। एक बार मनीष जी, ऐसा मार्गदर्शन युवाओं को के लिए हम रख सकते हैं क्या? आप करेंगे क्या उनके लिए मार्गदर्शन? ऐसा एक मेरा प्रश्न था, रिक्वेस्ट। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं और अगर आप ग्रुप को इकट्ठा करते हैं तो मैं बिल्कुल आ जाऊंगा दीदी। मैं हमेशा सीखने और सिखाने के लिए आतुर रहता हूँ। कहीं से अगर सीखने को मिले तो देर नहीं करता, और किसी को सिखाना भी पड़े तो भी मैं देर नहीं करता। कहीं भी जाना आना पड़े मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। आप बस अपने विचारधारा के लोग हो जो कुछ करना चाहते हो, तो ऐसे लोग आप इकट्ठे कर लीजिए, और अगर आप मुझे टाइम डेट बताएंगे तो मैं समय देख के आ जाऊंगा दीदी। बिल्कुल आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी हो। हमारा महाराष्ट्र ऑनलाइन भी सिखा देंगे तो भी हम जरूर उसका लाभ लेंगे। और मैं तो गदगद हूँ, ऐसा सदन मुझे मिला है, मैं भाग्यशाली हूँ। ओम, प्रणाम, नमन। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन जी। और जो आज आपने कल्पना जी के बारे में बताया, मैं चूंकि कल्पना जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि आप जो है हरिद्वार गई, वहाँ से आदरणीय पवन कुमार सर से आपकी भेंट हुई, वहाँ से आपने प्रशिक्षण लिया। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के सानिध्य में 10 दिन तक आप रहीं, और वहाँ से आप जब आई, आदरणीय पवन जी ने मेरा नंबर कल्पना जी को दिया, और कल्पना जी जब आई अपने जिले में, उन्होंने कॉल किया। जब मैं बालाघाट पहुंचा तो आपने बालाघाट की कम से कम 5-6 गौशालाओं में हमारा प्रवास कराया, विजिट कराया, और उन गौशालाओं की स्थिति के बारे में गौ सेवकों के साथ मीटिंग कराई, किसानों के साथ बैठक कराई, गायत्री मंदिर में या सब जगह। तो वहाँ आपने जो पुरुषार्थ किया, फिर अभी जड़ी बूटी दिवस में भी आपने जो है कम से कम 1000 पेड़ पौधे का कलेक्शन कराया, लगाया, और पूरे जिले में आपने उसका पतंजलि किसान सेवा समिति के बैनर के नीचे आप नेतृत्व करती हैं। अभी कल प्रणीता सागरे जी एक स्कूल में जो आप पेड़ पौधे दे के आई थी, वो लगवा रही थी। तो आप इतना पुरुषार्थ कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके भाव आते हैं जो पुरुषार्थ करने के, वो निश्चित प्रशंसनीय है। अब सीधे चलते हैं शरद वर्मा जी के पास, क्योंकि शरद वर्मा जी और हमारे मान सिंह गुर्जर जी दोनों को इस योगाहार कार्यक्रम को सम्मानित मिला है। तो बस अंतिम रूप में चूंकि 8:16 हो गए हैं, और शरद जी को चाहेंगे 2 मिनट का सुनना, और इसके बाद हम लोग सब लोग बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, और फिर आज का समापन करेंगे। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, मैं सदन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और आज की योगशाला बहन जी को भी बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा योग कराया और योग के लाभ बताए। और मनीष जी जो यहाँ पे 20-25 यूनिट लगा चुके हैं, वो उनका बहुत अच्छा कार्य है। और सदन को अगर कहीं भी कोई यूनिट लगानी है तो उनसे सलाह जरूर लें, वो इसमें काफी माहिर हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा नर्मदापुरम को जो योगाहार कार्यक्रम की बदौलत जो यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है वो देखने काबिल है, और प्रतिदिन देखने को मिलती है कि यहाँ पे कैसे योगाहार कार्यक्रम ने अपने झंडे कहाँ गड़ाए। कल 15 अगस्त में झंडा वंदन था, लेकिन हमारे योगाहार कार्यक्रम ने हमारे नर्मदापुरम में जो झंडा गड़ाया है वो हमेशा के लिए गड़ गया है और हमेशा फहराता है, और प्रतिदिन इस हवा इस फिजा में वो अपनी बातों को घोलता है। कल हम लोगों को राज्यपाल महोदय जी ने पचमढ़ी में हमें बुलाया था। सभी करीब होशंगाबाद नर्मदापुरम से करीब 50 लोगों को चुना गया था, जैसे सीपी के ब्रिगेडियर साहब और आपके प्रेस जो है नर्मदापुरम में जहाँ पे नोट वगैरह छपते हैं वहाँ के ऑफिसर्स, और ऐसे खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में जिन्होंने भाग लिया है, वैसे खिलाड़ियों को जो नर्मदापुरम के खास जिनके पीछे कुछ है, उन लोगों को वहां बुलाया था, और उन्होंने 2-2 मिनट सभी लोगों को दिया। और सेना में कुछ वीर काम किए हुए सैनिक, उनका विशेष सम्मान हुआ वहां पे। और हम लोगों को कल राष्ट्रीय धुन जो सुनने को मिली, और जो वहां पे मिलिट्री की जो राष्ट्रीय धुन है, उससे हम लोगों को जब हम लोगों ने जब वो सुनी तो ऐसा लग रहा था कि ये राष्ट्र
जो है वो हमारी जान से कई गुना आगे है। इसके लिए कितने भी जन्म ले लिए जाएं तो अपनी जान अपन ऐसे ही निछावर कर सकते हैं। इतना मिलिट्री वालों ने इतना अच्छे से जितने भी वीर गीत गाए उन्होंने, और जितनी भी प्रस्तुति थी उनकी बहुत जोरदार थी, देखने काबिल थी। पहली बार हमारी लाइफ में ऐसा हमने कार्यक्रम देखा जहाँ की जैसे राज्यपाल जी बड़े बड़े उनका भारतीय गीतों से सम्मान करते हैं, वैसा हम लोगों का सम्मान किया गया और हमें सुल्पाहार भोजन दिया गया था। वहां पे सभी को 2-2 मिनट उन्होंने दिए। हमने योगाहार की जो हमारा योगाहार का घोषणा पत्र था वो हमने राज्यपाल जी को दिया और उन्हें बताया 2 मिनट कि सर हम ऐसा प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है। तो वो काफी खुश हुए, उन्होंने कहा कि मैं इसको देखूंगा और उन्होंने वो घोषणा पत्र जो है हमारा वो उन्होंने स्वीकार किया। मानसिंह भैया ने भी अपनी बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें 2 मिनट में कहनी थी, थोड़ी बहुत उनको बताई। सभी लोग काफी सम्मान वाला कार्यक्रम था। वहां पे सभी प्रतिनिधि, विधायक, कलेक्टर सभी उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में इवन एसडीएम वगैरह को जाने तक की परमिशन नहीं थी। उसमें सिर्फ कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, एसपी साहब थे, डीआईजी साहब थे। ऐसे बड़े विशिष्ट लोगों को उसमें सिर्फ बुलाया गया था और हम 50 लोगों को वहां पे उन्होंने 2-2 मिनट दिए और सभी को आशीर्वाद दिया। और उन्होंने सबसे अच्छा मुझे लगा कि उनने धर्म गुरु हैं, सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था वहां पे। तो वो बहुत अच्छा लगा कि वहां पे सभी जाति के धर्म गुरु आए हुए थे और उन्होंने 2-2 मिनट सभी धर्म गुरुओं को राज्यपाल महोदय जी ने दिए और काफी वो जानकारी लेना चाह रहे थे कि जिले में कैसी प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ क्या, किस एरिया में कहाँ पे क्या कैसा चल रहा है, कितने विशिष्ट लोग हैं। एक बच्ची आई थी जिसने पूरा नर्मदा परिक्रमा साइकिल से किया था, छोटी बच्ची थी, उसे भी बहुत उन्होंने सराहा। नर्मदा जी की बहुत सारी चर्चाएं चली उसमें। और वीर गाथा का कल तो वीरों का दिन था, तो जितने हमारे आसपास सैनिक हैं, बहुत सारे नर्मदापुरम के ऐसे सैनिकों का पता चला जिन्होंने अपनी जान हम लोगों की सुरक्षा के लिए निछावर कर दी। ऐसी सारी चीजें हुई और हम लोगों का सम्मान हुआ। वो अभी फोटोग्राफ वहां खींचना मना था, मोबाइल से रखा लिए गए थे। अभी 1-2 दिन में फोटो आएंगी तो फिर हम वो फोटो को सदन में डालेंगे, आप लोग देखिएगा। जी ओम, प्रणाम। शरद जी और पूरा होशंगाबाद जिले को जो सम्मानित किया है, योगाहार कार्यक्रम को सम्मानित किया है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने, उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो एक कृषक ही है। और आज का इस कार्यक्रम में हमारे भाई बहन अभी सभी एक एक करके बधाई और शुभकामनाएं दे सकते हैं और फिर समापन करते हैं। शुरू से लेके मैं आमंत्रित करता जाऊंगा और आप लोग या अपना स्वयं बधाई दे, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी। आदरणीय रंजना जी बस सिर्फ बधाई दे और अपना आप आवाज सुन रही हैं, अनम्यूट कर लें। आदरणीय जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, जी आदरणीय एमएल गौर साहब जी ओम। सदन को ओम जी पुनः ओम। प्रणाम। आदरणीय शरद भैया ने जो अपने एक जो कार्यक्रम की झलकियां हमारे को प्रस्तुति दी, आंखों के सामने लग रहा था कि आपने जो एईसी का बैंड, आर्मी बैंड जिसको कहते हैं ना सर, आर्मी बैंड की जो धुनी, राष्ट्रीय धुन सुनी, वो उस सेंटर में मुझे 6 महीने नौकरी करने का मौका मिला था एज ए सिविलियन क्लर्क में, पचमढ़ी में। तो आर्मी का जो कंपनी का जो एक आर्मी बैंड है एईसी सेंटर का, वो माना हुआ बैंड है आर्मी में। तो उसका सौभाग्य आपको मिला और एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम जिसमें वो आपने देखा, जिसमें कि आपको सम्मान मिला,
उन्हें आपको बधाई। और मुझे भी वो आर्मी बैंड की याद आ गई, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती थी और हम लोग रहते थे, तो 6 महीने मैं पचमढ़ी रहा हूँ और वहाँ सेंटर में जी नौकरी करने का मौका मिला मुझे। चलिए भैया, ओम, पुनः बधाई हो। धन्यवाद। आदरणीय हेमर गौड़ा आपने हैंड रेज किया है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कल जो हमारे मानसिंह गुर्जर शर्मा जी को सम्मानित किया गया, इसके लिए दिल की गहराई से इनको प्रणाम करते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी ओम। आदरणीय दीपश्री जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आदरणीय गजानन बाजड़ जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत ही अच्छी खबर और बहुत ही अच्छा मौका योगाहार परिवार के सदस्यों को वहां पे जाने का और सम्मानित होने का जो मौका मिला है, तो शरद जी, कंचन भाभी जी और भी जो हमारे साथी वहां पे गए थे, उन सभी का योगाहार मंच के तरफ से और हमारे तरफ से हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय गजानन बाजड़ जी। आदरणीय कल्पना कोटले जी। शरद भैया को और कंचन दीदी को खूब सारी बधाई, और उनके पूरे परिवार को, उनके पुरुषार्थ को नमन और खूब सारी बधाई, और हमारे तरफ से खूब सारा प्यार। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय महेंद्र जी। सदन को नमन। आज नर्मदापुरम के सम्मानीय शरद जी और मानसिंह गुर्जर जी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि अपने जिले का नाम ऊंचा किया। आदरणीय मनीष सोनी जी। आदरणीय शरद भैया और मानसिंह गुर्जर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ओम। आदरणीय मिथिले जी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी ओम। आजादी के 77वें जन्म दिवस पर हमारे शरद भैया जी और जो मानसिंह गुर्जर, उनको तो मैं नहीं जानती, लेकिन शरद भैया जो अपनी ऊर्जा बिखेरते रहते हैं प्रतिदिन, पता नहीं हमारी भेंट कब होगी उनसे। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनको आभार व्यक्त करते हैं अपनी ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से। बहुत ऊर्जावान भाई है जी। ओम। धन्यवाद। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। आज़ादी के इस महोत्सव के दिन पर हमारे मानसिंह गुर्जर जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, बहन कंचन वर्मा जी को जो पुरस्कार मिला है, उनके लिए सभी को बधाई। और ऐसे ही योगाहार के सदस्य को आगे सभी के ये रामकृष्ण भाई रघुवंशी और ऐसे सभी लोगों को, एक एक सदस्य को ये इस योगाहार से टीम से अलग अलग राज्य से सभी ये आगे बढ़ते जाए, यही हम गजानन महाराज से शुभकामनाएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं। सभी को ओम प्रणाम, सभी को बधाई। ओम। बहुत धन्यवाद। अब रामकृष्ण रघुवंशी जी का नंबर आपने लगा ही दिया है, तो निश्चित आप जल्दी मिलेगा। आदरणीय निर्मला जी। निर्मला बहन जी। हाँ, सभी को ओम। ये जो पुरस्कार मिला है आदरणीय कंचन वर्मा जी और शरद वर्मा जी को बधाई। और जो गुर्जर, इनका तो इस सदन में शायद वो नहीं है शामिल, लेकिन उनको भी बधाई। ओम। जी ओम।
आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज जो शरद भैया जी को पुरस्कार मिला है और उनकी भाभी को, वो हम सब के लिए बहुत गौरवशाली बात है। और इस सदन का भी गौरव है कि मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ये गौरवशाली परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ती चले जाए और देश के लिए मार्गदर्शक बन जाए। मानसिंह गुजर भाई जी को भी उनका भी अभिनंदन, धन्यवाद। ओम। ओम। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, जी ओम, सदन को नमन। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय शरद जी, कंचन वर्मा और मान सिंह जी गुजर नर्मदापुरम से है और आप लोगों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। आपको बहुत बहुत बधाई। जी ओम। आदरणीय राशि कुशवाहा जी, आदरणीय रोशन लाल जी, ओम। आवाज पहुंच रही हो आदरणीय रोशन लाल जी तक? जी जी ओम। स्वागत। जी योगाहार कार्यक्रम का जो हमारा, मैं जिस दिन से जुड़ा हूँ उस दिन से मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ा रहूं और बंद करने का समय अभाव के बाद भी मेरा बंद करने का मन नहीं होता। निश्चित रूप से मैं जो इसके प्रायोजक सभी को साधुवाद देना चाहूंगा कि सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सनातनी लोग झंडा लिए चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये कारवां आगे बढ़ेगा। मैं हमारे जो कल के कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त शरद वर्मा जी ने और उनके साथियों ने जो पुरस्कार प्राप्त किया, सभी का अभिवादन, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। जी ओम। धन्यवाद रोशन लाल जी। आदरणीय शरद वर्मा जी से निवेदन है कि कंचन वर्मा जी को, मानसिंह गुजर जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दें। जी ओम। आदरणीय शरद जी। हाँ जी भाई जी, मैं जी भी आपका कहना ले रहे आपका, आपकी अभी रुक जाओ। अभी शरद वर्मा जी, कंचन वर्मा जी और मानसिंह गुजर जी को देंगे। ये अनम्यूट कर लीजिए शरद जी। जी सर। आप कंचन वर्मा जी को बधाई दीजिए और मानसिंह गुर्जर जी को। हाँ, कल के कार्यक्रम में जो सम्मानित हुए और इस योगाहार की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे मानसिंह भैया और कंचन जी को बहुत सारी बधाइयां। और मैं अपने आप को भी बधाइयां देता हूं कि इस योगाहार कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं और इतने सब बहन भाइयों का जो 525वां जो कार्यक्रम हुआ था, उसका घोषणा पत्र मुझे राज्यपाल जी को देने को मिला। वो मैंने उन्हें दिया तो मुझे कहीं लग रहा था कि मैं अपने सदन के प्रत्येक सदस्यों की बातों को वहां पहुंचा रहा हूं। उस घोषणा पत्र में सभी सदस्यों का, उसमें जो हमारे योगाहार कार्यक्रम के सदस्य हैं, उनके सभी के भाव थे उसमें। उन सभी को भावों को मैंने सादर नमन होते हुए राज्यपाल महोदय जी को प्रस्तुत किया और उन्होंने उसको बोला कि इसका मैं अध्ययन करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें आपका मोबाइल नंबर नोट कर दीजिए। तो फिर वो मोबाइल नंबर उसमें मैंने अपना नोट किया। उसमें मोबाइल नंबर नहीं था किसी का भी, तो वो उन्होंने ये कहा और बहुत अच्छा उनका आशीर्वाद था पूरे योगाहार कार्यक्रम का। 2 शब्द उनके निकले थे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये उनके 1 मिनट के अंदर जो थे, तो बहुत उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। हमें आशीर्वाद क्या मिला? हमें तो पूरे सदन का आशीर्वाद मिला है वहां से। बस ऐसे ही फलते फूलते महकता रहे हमारा सदन। यो प्रणाम।
आदरणीय स्मिता दुबे जी, बहन जी सादर आमंत्रित। आदरणीय तुलाराम पटेल जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। शरद भैया की जो कल की जानकारी मिली वो अच्छा, शुभकामनाएं शरद भैया को, गुर्जर जी को भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एक बार मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला था। मुख्यमंत्री जी ने, मेरी एक बेटी मेजर है, अब मिलिट्री में अफसर है, तो मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया था। जो जिले की जो बेटियां अफसर बनी थी मिलिट्री में, उनके गार्जियन को बुलाया था और उन्हें सम्मान किया था। उस समय मुझे भी जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। शरद भैया का भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा कल का, और जो उन्होंने उद्बोधन दिया है उसके लिए शुभकामनाएं। गुर्जर जी को शुभकामनाएं। ओम। जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी, मेरा आदरणीय सदन को, भगवान दास जी। जी मेरा सदन को प्रणाम। ओम, वंदन, अभिनंदन। आज की योगाचार्य बहन जी ने अच्छा योग कराया, और हमारे चीफ गेस्ट महोदय को तो मैं नहीं सुन पाया, रामायण पाठ चल रहा था तो रामायण पढ़ता रहा, लेकिन चालू रहा मोबाइल। अब भी मैं उधर से फ्री हुआ। तो हमारे गांव में एक माह की निरंतर रामायण चल रही है, एक माह से पूरे सावन भर चलेगी। तो अब भी आया उधर से, और मैंने जैसे ही सुना तो आदरणीय वर्मा जी, बहन कंचन जी, और हमारे आदरणीय क्या नाम बताया था भी, हमारे और भाई साहब मान सिंह गुर्जर जी, मान सिंह गुर्जर, हाँ मान सिंह गुर्जर जी को हार्दिक बधाई। जो राज्यपाल से उन्होंने सम्मान पाया, उसमें हम लोगों का भी गौरव बढ़ गया, हमारे सदन का गौरव बढ़ गया कि हमारे लोगों को सम्मान मिला। और सभी को बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद। और आज की योगा कार्यक्रम का अब हम जो है यहीं समापन करेंगे। सभी का आभार, एक एक करके नाम ले ही लिया है। तो अब जो है कल सुबह मिलते हैं, और हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हर व्यक्ति एक एक सदस्य को और जोड़े। ये जो संख्या अपनी है लगभग, चूंकि जो दिनचर्या में आ गई है अपने, अब हम बिना आयुहार के नहीं रह सकते हैं। जैसा आहार के बिना नहीं रह सकते, आहार के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमें एक एक व्यक्ति को और तैयार करना है। कॉल करके कल संवाद करके एक एक व्यक्ति को अवश्य जोड़े, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये संदेश और लाभ दे सके। बहुत महत्वपूर्ण क्लास चलती है अपनी, तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सके। एक व्यक्ति का प्रयास करिएगा। कल सभी सदन में उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति को। धन्यवाद सबको, सादर प्रणाम। ओम। अब हम स्नेह यात्रा में जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें हम पहुंच रहे हैं। हमें जल्दी पहुंचना है 9 बजे। तो सबको प्रणाम। कल इस जी आशा और ओम, उम्मीद के साथ कि बहुत एक एक बहुत नए सदस्य को बधाई आप आपको लेके जो आएंगे। यात्रा में जाने के लिए। ओम बहन जी। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। आपने राष्ट्रमय बना दिया, गुरुमय बना दिया, तो अब यात्रा तो सफल होना ही होना है।